अक्सर जब हम डायन के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, एक ऐसी औरत जो बड़ी भयानक होगी, जिसकी शक्ल बदसूरत होगी, काला जादू करने में माहिर और साथ के साथ लोगों के घर उजाड़ने में भी। तकरीबन इस किस्से की सारी बातें ठीक हैं, सिर्फ एक बात को छोड़कर कि कम से कम वो दिखने में भयानक नहीं थी, दिखने में खूबसूरत थी। और यही खूबसूरती एक घर को लील गई। किस्सा है रजनी का। रजनी जो कि एक अच्छे परिवार से संबंध रखती है, शादी की उम्र हुई और शादी जब हुई वो भी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई। ना ही परिवार संपन्न था बल्कि उतना ही अच्छा। एक लड़की की इच्छा होती है कि जैसे घर से वो चली है उससे अच्छा घर ही उसे कम से कम मिले, और ये रजनी की इच्छा पूरी हो चुकी थी। रजनी के माता पिता ही नहीं बल्कि उसके जो रिश्तेदार थे मायके की साइड के, वो जब भी रजनी से मिलते तो सिर्फ यही कहते कि तूने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि तुझे ऐसा परिवार मिला। परमात्मा हर एक लड़की को ऐसा परिवार दे। वही दूसरी ओर रजनी के पति का परिवार, इमीडिएट फैमिली और उनके रिश्तेदार, वो भी यही कहते थे रजनी के पति को और उनके परिवार को कि परमात्मा सबको ऐसी बहू दे, बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी लड़की है। रजनी की ख्याति उसके परिवार में काफ़ी बढ़ गई थी। आप नोटिस करते हो कि जब नई नवेली शादी होती है तो शुरू शुरू में तो चाह होता है नई बहू का, नई दुल्हन का, तो कुछ बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तकरारें बढ़ने लग पड़ती है, खास तौर पर सास बहू में। लेकिन रजनी के साथ ऐसा कुछ था नहीं। समय के साथ इनका प्यार बढ़ता जा रहा था और रजनी को एक साथ भी था, ना सिर्फ उसके पति का साथ, उसकी सास की सपोर्ट, बल्कि जो उसके देवर थे और उसकी ननद थी वो भी बड़े सपोर्टिव थे। देवर और रजनी तकरीबन हम उम्र थे, राजन और रजनी तकरीबन हम उम्र थे। और जो उनकी ननद थी साक्षी, वो थोड़ी छोटी थी, लेकिन इन तीनों का गठजोड़ बहुत मजबूत था, जैसे दोस्ती वाला हिसाब ही था। कुल मिलाकर खुशियों से भरा हुआ परिवार, ना धन की कमी ना सुकून की कमी। लेकिन कहते हैं ना कि समय चक्कर उसका पहिया घूमता रहता है और समय बड़ा बलवान है। अब किसी की नज़र लगी हो या खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी हो, ये किस्सा इसी बात की गवाही देता है। साक्षी की एक सहेली दीक्षा, जो तकरीबन 15-20 दिन बाद उसके घर आती जाती रहती थी, देखने में बेहद खूबसूरत, जो एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। अब महीने में 1-2 बार आना हो तो धीरे धीरे पारिवारिक संबंध जैसे बन ही जाते हैं। रजनी की सासू माँ से भी अच्छी जान पहचान, रजनी से भी अच्छी जान पहचान, सबसे एक तरह मिलजुल कर रहने वाली लड़की। अब समय कुछ बीतता जा रहा था, लेकिन इस परिवार की खुशियों में एक छोटी सी खलल तो थी। वो ये थी कि शादी के 1.5 साल बाद भी रजनी का कोई बच्चा हुआ नहीं था। ट्रीटमेंट भी कराई लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं रजनी इस चीज़ को लेकर उदास थी और कहीं ना कहीं वो ये भी सोचती थी कि कहीं इस वजह से उसकी सास नाराज ना हो जाए, उसके पति नाराज ना हो जाए। लेकिन इससे उलट वो बिल्कुल सपोर्टिव थे। उनका ये मानना था कि ये तो सब परमात्मा का करिश्मा है कि जब करिश्मा हो जाएगा तो बच्चा भी हो जाएगा, इसमें रजनी का क्या कसूर। जो बात भी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ कुछ और बदलाव भी तो आ रहे थे, और इसमें से एक बदलाव था कि अब इनका देवर राजन, वो भी शादी के लायक हो गया था। अब रजनी जैसी लड़की मिलना तो तकरीबन तकरीबन असंभव था, यानी कि इनकी सासू माँ के विचार के मुताबिक। फिर भी लड़कियां ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई लड़की इनको मिल नहीं रही थी जो इन्हें लगे कि इनके परिवार में सेट हो सकती है। अब जैसा मैंने कहा कि एक लड़की थी जो इनके घर तकरीबन 15-20 दिन बाद आती थी, और उसका नाम था दीक्षा। एक बार दीक्षा आती है, हर बार की तरह बस सबसे हंस के बातें करना, अच्छे तरीके से बातें करना। आज उसको कोई नोटिस कर रहा था। रजनी की सास उसको नोटिस कर रही थी काफ़ी समय से, और रजनी की सास को रजनी नोटिस कर रही थी कि वो क्या नोटिस कर रही हैं। अब जब दीक्षा जाती है तो उसके बाद फिर ये दोनों आपस में डिस्कस करने लग पड़ती हैं कि क्या आप भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ। तो रजनी की सास कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि क्यों ना दीक्षा को घर की बहू बना कर ले आए। ये 15-20 दिन बाद आती है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है।
किसी के घर में 15-20 दिन बाद चले जाएगा, क्यों ना इसका पक्का इंतजाम यही कर दें। राजन के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई लड़की होगी। दोनों के विचार मिलते थे, दोनों खुश थी कि चलो ये बात तो अच्छी होगी। अब ये बात सबसे पहले किससे करनी चाहिए थी? साक्षी से, क्योंकि वो तो उसकी सहेली थी, कॉलेज में पढ़ती थी। अब जैसे उसको सी ऑफ करने के बाद कुछ समय बाद साक्षी आती है, तो रजनी उसको बुलाती है अपने पास और कहती है कि साक्षी, तुझसे एक बात करनी है मम्मी ने, तो गौर से सुनना ध्यान से। तो साक्षी बोलती है हाँ जी बताओ। तो साक्षी की मदर यानी कि रजनी की सास कहती है कि साक्षी एक बात बता, हम इतने दिनों से राजन के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, हमें कोई लड़की मिल नहीं रही। साक्षी कहती है हाँ चलो मिल जाएगी मम्मी, कोई बात नहीं, जब भी ढूंढेंगे अच्छी ढूंढेंगे, भाभी जैसी ढूंढेंगे। हाँ भाभी की जैसी मिलना तो नामुमकिन है, लेकिन चलो थोड़ी कमतर भी होगी तो चलेगी। अब इनकी मां इनको डांटती है, यानी कि रजनी की सास इनको डांटती है कि तुझे थोड़ी सी शर्म हया है। तो साक्षी एकदम सीरियस हो जाती है कि मैं समझी नहीं आप बात क्या बता रही हो, कि तेरा फर्ज नहीं बनता है कि अपनी बहन के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना, अपने लिए कोई अच्छी सी भाभी ढूंढना। तो साक्षी कहती है कि मेरी कोई सुनेगा कौन। कहते चलो ठीक है तेरी सुन लेते हैं, तू बता तेरी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो राजन के लिए परफेक्ट हो। तो ये साक्षी कहती है अरे मैं कैसे बता सकती हूँ मम्मी, तो बताओ मैं तो बस अपनी कॉलेज की फ्रेंड्स को जानती हूँ, उनमें से तो कोई नहीं है। तो उनकी सास कहती है अच्छा सच में कह रही हो कोई नहीं है? तो फिर सोचती है नहीं। रजनी कहती है अच्छा एक बार फिर से सोच ले कि सच में कोई नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं कोई नहीं है। अब छोटी सी थप्पड़ पड़ती है साक्षी के सर पर रजनी के द्वारा। तो सास कहती है अभी जो गई है बाहर उसके बारे में नहीं सोचा? अरे तुझे लगता नहीं है कि दीक्षा से बेहतर कोई लड़की हो सकती है राजन के लिए? अब आप ये सोच सकते हैं कि उनकी सास और रजनी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे ही हम ये बात करेंगे दीक्षा तो उछल पड़ेगी, अरे हाँ सच, मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ, मैंने तो ये बात सोची नहीं, जल्दी से बात करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात की, देखते ही देखते उस कमरे का माहौल बदल गया। बात निकलने की देर थी, साक्षी ने बहुत ऊंची कहा बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो ये बात कहती है तो ये दोनों चौंक जाती है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल इतर थी। अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखती हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल उल्ट हो गया सब कुछ। दोनों एक ही स्वर में कहती हैं क्यों, क्या हुआ? तो साक्षी कहती है कि मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती, मुझे तो उसका घर आना पसंद नहीं है, लेकिन हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि कोई घर आ गया तो उसको हम बाहर भगाने की करें जैसे तैसे करके। अब घर आ जाती है तो मैं कुछ उसको कहती नहीं हूँ। अरे कॉलेज में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, चुप चुप सी रहती है, बड़ी साइको सी है। तो जब ये बात दोनों यानी सुनती है तो उनको विश्वास नहीं आता कि अरे कैसी बातें कर रही है, यहाँ पर इतना हंसती खेलती है, तू कैसे कह सकती है कॉलेज में गुमसुम रहती है? तो साक्षी कहती है फिर मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ उसके साथ, आप थोड़ी ना पढ़ती हो, और जो मैं कह रही हूँ आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? सासू माँ रजनी की साफ तौर पर कहती है नहीं। अरे कई बच्चे होते हैं जो सोशलाइज नहीं होते, जिनको माहौल उस तरीके का नहीं मिलता, तुम शैतानियाँ करते होगे इसके साथ, अरे इस बेचारी को यहाँ पर आने का मौका मिलता है इसलिए वो यहाँ पे आती है, यहाँ पर उसको अच्छा महसूस होता है, और देखो कितनी हमसे हंस के बातें करती है। शायद इस बात को साक्षी भी सोचने के लिए मजबूर थी कि बात तो ठीक है, यहाँ पर इसका स्वभाव कुछ और होता है, वहाँ पर उसका स्वभाव कुछ और होता है। तो अब दोनों जाने ये मानने के लिए तैयार नहीं थी जो बात साक्षी कह रही थी कि वो सच है। अब सच क्या था? उसका रूप जो असल में क्या था, वो क्या यही रूप था जो इनके घर में था, या फिर वो कॉलेज वाला रूप? ये तो किसी को पता नहीं था। लेकिन कुछ दिनों से, जैसा मैंने कहा कि अचानक से रजनी की सास और रजनी का ध्यान उस पर क्यों पड़ गया? लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा होता तो शुरू में भी तो पड़ सकता था। कुछ दिनों से दीक्षा कुछ बना के ला रही थी इन दोनों के लिए, खास तौर पर जब भी वो आती थी, कभी वो खीर ले आती, कभी वो कोई मिठाई बना कर ले आती, और धीरे धीरे इनका जो मन है वो इस तरफ होना शुरू हो गया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं शायद इतनी देर से बकवास क्यों कर रहा हूँ, मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मुद्दे पर आने के लिए सारा बैकग्राउंड बताना तो ज़रूरी होता है। अब आपको समझ आ रही होगी कि बात किस तरफ जा रही है, और
डायन का रूप जो होता है जरूरी नहीं होता कि वो बदसूरत होता है, और वो क्या क्या कर सकती है और इस किस्से में वो क्या क्या करेगी जैसे जैसे आपको पता लगता जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे आज तक के बताए गए काले जादू के किस्से में से सबसे भयानक किस्सा ही यही है, क्योंकि जब वो अपनी औकात दिखाती है, उसकी औकात किसी से सही नहीं जाती। अब साक्षी की बात को दरकिनार करते हुए ये दोनों जानी सलाह बनाती है कि जब अगली बार दीक्षा आएगी उससे उसकी मदर का नंबर लेंगे, क्योंकि उसके फादर नहीं थे और उसकी मदर और उसकी नानी ही उस घर में रहती थी, यानी ये तीनों जानी रहती थी। साक्षी की बात नहीं मानेगी, और जब अगली बार दीक्षा घर पे आई बात अजीब हुई, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दीक्षा हर बार 15 से 20 दिन के दायरे में आती थी, लेकिन इस बार वो चौथे दिन ही आ गई। जैसे शायद उसको पता था कि जो इस बार वो करके गई है उसके बाद कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, और उसकी बात बिल्कुल ठीक थी, उसका सोचना बिल्कुल ठीक था। जब दीक्षा जाने लगती है तो रजनी की सास कहती है, बेटा रुक, तुझसे कुछ बात करनी है। दीक्षा कहती है, जी बताइए। तो वो कहती है, दरअसल अपनी मम्मी का नंबर दोगी जरा। तो दीक्षा कहती है, हाँ जी, कुछ काम है, मेरी शिकायत तो नहीं लगानी? नहीं आंटी। तो हंस के कहती है, हाँ शिकायत लगानी है, तेरे सामने नहीं लगाएंगे, तेरे पीछे लगाएंगे, तेरे घर जाते जाते पता लग जाएगा। खैर दीक्षा नंबर देती है और अब वो घर चल पड़ती है। 2-4 मिनट बाद रजनी की सास फोन लगाती है इनकी मदर को, और एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होती है, जी दीक्षा मेरी साक्षी भी और दीक्षा दोनों दोस्त हैं। दीक्षा जो 15-20 दिन बाद आती है हमारे घर में आती है, बड़ी प्यारी लड़की है, बड़ी क्यूट लड़की है, बड़ी संस्कारी लड़की है, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए। अब बात चलते चलते फिर बात मुद्दे पर आती है कि हम ना अपने बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे। काफ़ी समय से लड़की हमें ऐसी मिल नहीं रही थी कि जो हमारा घर संभाल सके, हमारे घर के लायक हो। लेकिन हम भी कितने बेवकूफ़ हैं कि दीक्षा हमारे घर में आती है इतने दिनों बाद और हमने कभी गौर ही नहीं किया। हमारी बात आप समझ रहे हैं कि जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं? दीक्षा की माँ कहती है, जी बिल्कुल, आप रिश्ता मांग रहे हैं? तो सासू माँ कहते हैं, जी बिल्कुल, हम रिश्ता मांग रहे हैं। अब जैसे ही ये बात होती है तो दीक्षा की माँ कहती है कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, हम आपके पास कुछ समय में आ जाते हैं। ये बात भी इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी जल्दी होगा। अब बात इन्होंने शुरू की थी, ना तो ये कर नहीं सकते थे और कोई चारा था नहीं, तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, आप आ जाइए। अब कुछ समय बाद इनकी माँ और दीक्षा, यानी दीक्षा की माँ और दीक्षा की नानी इनके घर आ जाती है। इनके घर में जो डिसीजन अथॉरिटी थी वो इनकी सास ही थी, क्योंकि इनके ससुर नहीं थे, सास थी, और इनके जो हस्बैंड थे, बड़े भाई थे, छोटे भाई राजन और साक्षी, और ये इनका परिवार था बस। अब जब ये इनके घर आती हैं तो पता नहीं क्या होता है, ख़ास तौर पर रजनी की सास को, कि वो कोई बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करती नहीं है। वो कहती हैं कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, हम एंगेजमेंट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम शादी करेंगे। लेकिन उसकी जो माँ है वो कहती नहीं नहीं, सीधा शादी करते हैं, कुछ ही दिनों में शादी कर लेते हैं। लेकिन इतनी भी जल्दी कोई तैयार तो था नहीं, क्योंकि अभी बड़े भाई से बात करनी थी। तो फिर बड़े भाई को, यानी कि इनके पति को, रजनी के पति को बुलाया जाता है। तो बात यहाँ पे होती है कि अभी फ़िलहाल रोका कर देते हैं, रोका के बाद हम शादी की जो तारीख है वो जल्दी ही डिसाइड कर लेंगे। भाई इतनी जल्दी भी तो नहीं हो जाती, हमारा भी समाज में नाम है, इनवाइट करना होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। खैर बात होती है, उसके बाद एक फॉर्मल देखा दिखाई होती है, दोनों लड़का लड़की में पसंद आ जाते हैं, और उसके बाद रोके का दिन आ जाता है। वहीं दूसरी ओर जो साक्षी थी वो कहीं ना कहीं ये महसूस करती है कि हो सकता है मैं ही गलत हूँ, अब मेरी सहेली मेरी भाभी बन जाएगी, चलो अच्छी बात है, और जैसा उसका स्वभाव इस घर में पहले है ऐसा ही रहे तो बहुत अच्छी बात है। मेरी दोनों भाभियाँ बहुत चुलबुली, बहुत प्यारी होंगी। इसी आस में वो भी कोई बात करती नहीं। अब जब रोका होता है ना, तो जो रजनी के पिता हैं, इनकी इनकी ना सिक्स्थ सेंस जो होती है बड़ी वो मजबूत है, बकौल रजनी के, कि काफ़ी बातों को सेंस कर लेते हैं। अब जब रोका होता है तो इनको भी बुलाया जाता है, फॉर्मल जैसे स्टेज पर, छोटी सी स्टेज पर बिठाया जाता है। और जो इनके पिताजी थे ना, वो बार बार उसकी नानी की तरफ देख रहे थे, और बड़ा ही जैसे इंसान
परेशान होता ना देख के। ये बार बार गौर किए जा रहे थे, बार बार गौर किए जा रहे थे। तो ये रजनी इनको पूछती है कि पापा क्या हुआ, कुछ आप परेशान लग रहे हैं। तो रजनी के पिताजी कहते हैं कि रजनी, ये रिश्ता किसने किया। तो रजनी इनको सारी बात बताती है। तो इनके पिताजी कहते हैं कि तो इसका मतलब कि ये बात साफ है कि तुमने इनकी हिस्ट्री वगैरह कुछ पता नहीं की। तो कहती है कि हिस्ट्री, भाई सहेली है उसकी, छोटा सा परिवार है, घर में कोई मर्द है ही नहीं है, एक बेटी है जिसकी शादी अब इसके हमारे घर में हो गई। पति इनकी डेथ हो चुकी है और माँ ही है, और कौन है इनके घर में। तो इनके पिताजी कहते हैं कि नहीं, मुझे इसकी नानी की तरफ देख कर ना वाइब ठीक नहीं आ रही, मुझे मुझे ना अजीब सी तरीके की परेशानी हो रही है इसको देख के, कुछ कुछ तो है। अब कई बार कुछ ऐसी बात हो जो ऐसे माहौल में कहीं हो जहाँ पर उस बात का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इंसान खुशियों में इतना डूब जाता है, खुशियों में इतना यूं कहे कि अंधा हो जाता है कि उसको आने वाली मुसीबत जरा भी नज़र नहीं आती है। यही रजनी के साथ होने वाला था। रजनी इस बात को आईगल कर देती है अपने पिता पर, जिस पर वो पूर्णतः विश्वास करती थी। आज शायद वो उस बात की तरफ गौर तक नहीं फरमाती। क्या ये एक नेचुरल प्रोसेस थी या फिर रजनी के साथ भी कुछ हुआ था, ये तो किस्से के अगले पड़ाव में पता लगेगा। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही हाइप जरूर कीजिए, हाइप से वीडियो की प्रमोशन बढ़ेगी। और शेयर, कमेंट में फीडबैक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। खैर, अब हम बढ़ते हैं किस्से के अगले पड़ाव की ओर। खुशियों के सलाब में ये बात भुला दी गई कि एक वार्निंग भी दी गई है। काश अगर उस वार्निंग की तरफ गौर किया जाता, तब उस समय रजनी की इतनी चलती थी घर में, या उसकी बात का इतना वजन था कि उसकी बातों को दरकिनार ना किया जाता। अब ये सब जब हो जाता है तो धीरे धीरे वक्त बढ़ रहा है, ये दोनों, इनका रोका हो चुका है, और बात आ जाती है अब शादी पे। शादी से कुछ दिन पहले इनकी माँ और इनकी नानी आती है दीक्षा की, और इस बार कुछ अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर देती हैं। जैसे कि देखना, हमारी बेटी को हमने बहुत ट्रेन किया है, हमने उसको बहुत पढ़ाया लिखाया, वो तो चलो पता ही था इनको। हम तो एक बात की गारंटी देते हैं कि जैसे ही दीक्षा इस घर में आएगी, आप तो रजनी को भूल जाओगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि रजनी ने क्या किया इतने साल तक। हमारी बेटी इतनी अच्छी है, फला 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 ढमकान, जो लोग अपने अपने किसी किसी भी परिजन की सिफ्त में, बड़ाई कराने में, प्रशंसा में बड़ी बड़ी हाँक देते हैं, ये सब कुछ चल रहा था। खैर, इनकी सांस अभी भी अंधी थी, लेकिन उस दिन शायद इनकी आंखें खुली। कुछ ऐसा तिलिस्म था जो उस दिन शायद टूटा। इनको ये बात काफ़ी अटपटी लगती है, बट फिर भी जैसे मैंने कहा कि कुछ ही दिन बाद तो शादी थी, उसकी सैलाब में, खुशियों के सैलाब में ये बात भी इग्नोर कर दी गई। और अब आ चुका था शादी का दिन। शादी हो जाती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है, कोई भी किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आती, और अब गृहस्थी चल पड़ती है। लेकिन जो खुशियों के सैलाब में भुला दिया गया था, अब इन पर मुसीबतों का सैलाब आना शुरू हो चुका था, और सबसे ज़्यादा टारगेट होने वाली थी रजनी। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। जिस दीक्षा को ये बताकर लाया गया था घर में कि लड़की बड़ी अच्छी है, होनहार है, और ना ही सिर्फ ये इसकी सास समझती थी, बल्कि इनकी जो माँ थी दीक्षा की और उसकी नानी थी, वो भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बातें कर चुकी थी, और ये बातों का जो रिजल्ट था वो काफ़ी ख़राब था। इनकी सास को पूर्णतः एहसास हो चुका था कि जिसको हम हीरा समझ रहे थे वो तो कोयला भी नहीं, ना ही उसे कुछ करना आता था। जो उसका बोलने का तरीका था शादी से पहले, अब वो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल चुका था। एक होनहार आज्ञाकारी लड़की अब एक बदतमीज लड़की में बदलना शुरू हो चुकी थी। ये बात इनकी सास को सबसे ज़्यादा खटक रही थी कि भाई क्या हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी,
क्या जो सब कुछ पहले चल रहा था वो दिखावा था, महज एक दिखावा था क्या? कुछ दिन बाद इनकी माँ और इनकी नानी आती है दोबारा से। इनके साथ अब डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ बोलती है। वो रजनी की तारीफ करती है, बेहद तारीफ करती हैं कि भाई हमें तो ये लगता है कि रजनी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। जो काम रजनी कर सकती है वो कोई काम कर नहीं सकती। रजनी तो एक पूरा खालिस हीरा है। ये बातें शायद दीक्षा की माँ, दीक्षा और उसकी नानी को बर्दाश्त नहीं हुई। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। और वो जो मिठाइयाँ लेकर आई थी उन्होंने सबको अपने सामने खिलवाई ताकि कोई चूक ना जाए। सिर्फ रजनी ने उस दिन वो मिठाई खाई नहीं, क्योंकि रजनी का उस दिन फास्ट था। और जो मिठाई थी वो बेसन की थी कोई, और बेसन में अन्न होता है इसलिए खा नहीं सकती। कोशिश तो की गई लेकिन कोई चल ना सकी, क्योंकि फास्ट में अब कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। अब उसके बाद जो होना शुरू होता है, ये मैं कहता हूँ कि परमात्मा किसी के साथ ना करे। कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब कुछ दिनों बाद अचानक से रजनी की तबीयत खराब हो जाती है। उसका वेट कुछ ही दिनों में देखते देखते इतना कम हो जाता है कि उससे चलना फिरना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो ऐसे लग रही थी जैसे उस पर मांस सिर्फ नाम मात्र है, उसकी हड्डियों को ढकने के लिए है बस। वो बिल्कुल ऐसे दिखने लगी, उसके बाल झड़ने लगे, आंखों में डार्क सर्कल्स आ गए। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं बचा जो उस पर ना किया गया हो, ये पता लगाने के लिए कि अगर उससे कोई डिजीज़ है तो आखिर है क्या। अभी तक जो रजनी का परिवार है, चाहे उसका मायके का परिवार हो चाहे उसका ससुराल का परिवार हो, उनका इस बात पर ध्यान ही नहीं था कि क्या कोई काले जादू का सिस्टम हो सकता है। वो तो बस ये समझ रहे थे कि कोई मेडिकल कंडीशन है, ऐसा हो सकता है। तो फिर कुछ दिन के लिए रजनी चले गए अपने घर, यानी कि अपने मायके। मायके जाने के बाद जिस तरीके से रजनी की सेहत जितनी जल्दी डाउन हुई थी, उतनी ही जल्दी उसकी सेहत में रिकवरी होती है। और 1 महीने के अंदर अंदर जितने दिन, यानी वो रही 1 महीना के आसपास, वो फिर से लगभग लगभग वैसी होगी जैसी वो पहले थी। और जब उसके पति और उसकी सास उसको लेने आते हैं तो वो तो फिर देख के हैरान हो जाते हैं और खुश तो होते ही हैं कि अरे ये क्या आपने जादू कर दिया, अरे आपके घर में जो है हमें दे दीजिए, ये फिर जाके ऐसी होगी तो इस बार नहीं हम आने देंगे। हमें पता है हमने 1 महीना कैसा निकाला है सच में। क्योंकि 1 महीने में जहाँ रजनी तो रिकवर हो रही थी, लेकिन उनके घर की कंडीशन, उनके घर की हेल्थ काफ़ी डाउन हो रही थी। अब आए दिन जिस घर में पहले खुशियां ही खुशियां थी, अब आए दिन उस घर में कलेश होता था। ना सिर्फ राजन अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से लड़ता था, बल्कि इतना कुछ होने के बावजूद रजनी की सास फेवर किसका करती थी? दीक्षा का। दीक्षा के सामने उसको अपना बेटा भी गलत लगता था, दोनों बेटे, और अपनी बेटी भी गलत लगती थी। रजनी का तो आमना सामना अब होना था। खैर, रजनी जब वापस आती है तो बहुत खुशी होती है सबको, चलो हमारी बहू दोबारा से घर में आई, दोबारा से खुशियां घर में आएंगी। तो डॉक्टर वगैरह से भी कंसल्ट किया जाता है, तो डॉक्टर कहता है कि एक बार आप कंसीव करने की कोशिश कीजिए, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। तो कंसीव करने की कोशिश की गई और कुछ महीने बाद ये कला कलेश तो चल ही रहा था, लेकिन एक अच्छी खबर आती है कि रजनी प्रेग्नेंट थी, अब वो माँ बनने वाली थी। रजनी बहुत ज़्यादा खुश थी। अब रेगुलर टेस्ट हो रहे थे, रेगुलर टेस्ट में किसी भी तरीके की कोई समस्या आ नहीं रही थी। लेकिन एक दिन जो होता है उसके बाद रजनी की सारी ज़िंदगी पलट जाती है। रजनी आ रही थी कुछ काम करके, मतलब लॉबी में से। अब उसकी देवरानी यानी कि दीक्षा उसके बिल्कुल पास से गुजरी। जैसे ही दोनों क्रॉस होती हैं, रजनी को ऐसे लगा कि जैसे उसके अंदर में से कोई निकला है। इंसान को झटका लगता है ना, तो एकदम झटके से रुकती है। उतनी देर में दीक्षा चली जाती है। रजनी बड़े अजीब से तरीके से, बड़े डरते हुए पीछे मुड़ के देखती है। दीक्षा उसकी तरफ बड़े घूर के देखती है और उसकी स्माइल, चेहरे की स्माइल सब कुछ बयां कर रही थी कि वो जो काम करने आई थी वो सफल हो चुकी है उस काम में। रजनी अपने बेडरूम में वापस जाती है। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और
ये बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसके बाद रात के समय में उसको दर्द होनी शुरू होती है, इतनी दर्द होती है उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और हॉस्पिटल में जाकर उसकी उम्मीद टूट जाती है, उसका मिसकैरेज हो जाता है। इस बार रजनी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर पहले कह रहे थे कंसीव नहीं हो सकता, कंसीव भी हो गई 4 महीने, और उसके बाद मिसकैरेज। इम्पॉसिबल रजनी के लिए, कम से कम। रजनी अब अंदर से टूट चुकी थी। अब वो इस घर में रहना नहीं चाहती थी। वो फिर से कुछ दिन चले जाती है अपने घर। वहाँ पर जाकर उसकी सेहत में फिर से सुधार हो जाता है। उसकी सास और उसके पति उसको फिर से ले आते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर आती है, फिर से वही दौर शुरू हो जाता है। दौर शुरू हो जाता है रजनी के टॉर्चर का। ये टॉर्चर कोई उसको सामने फिजिकली नहीं कर रहा था, ये टॉर्चर चल रहा था उस पर किसी ऐसी शक्ति का जो बड़े पक्के मन बना कर आई थी कि वो रजनी को छोड़ेगी नहीं। आए दिन रजनी के शरीर पर कोई ना कोई निशान होता, कभी उसकी जांघ पर, कभी उसके पेट पर, कभी उसकी छाती पर, कभी उसके सर पर। ये बात किसी को समझ में नहीं आती थी। रजनी सुबह सोकर उठती तो उसका बेड खून से भरा होता, रजनी के खून से। हर कोई इस बात को लेकर हैरान था। डॉक्टर के किसी के समझ में नहीं आ रहा था। शायद इस बार पहली बार इनके पिता को यह एहसास हुआ कि हमें किसी को दिखा देना चाहिए। जब किसी को दिखाया गया तो उसने कहा कि किसी ने बहुत पक्का काला जादू किया है और मसानी क्रिया की है इस पर, जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ मैं इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहता हूँ अपने गुरु से। तो अब 4 दिन बाद आइए। लेकिन तीसरे दिन पता लगता है कि वो शख्स नहीं रहा। एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अभी ये काले जादू जैसी बातों को इतना मानते नहीं थे, तो उन्होंने इतना नहीं किया कि भाई वो सच कह रहा होगा, नहीं कह रहा होगा। डॉक्टरी इलाज चलता रहा, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो उस दिन रजनी ने महसूस किया था दीक्षा में, वो तो उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। उसको कैसे दरकिनार किया जा सकता था, ये तो बात रजनी जानती थी। लेकिन एक बार कुछ ज़्यादा ही हद होने लग पड़ी, क्योंकि अब एक ड्रामा शुरू हो चुका था। ड्रामा शुरू हो चुका था दीक्षा का। दीक्षा ने परिवार में ये प्रिटेंड करना शुरू कर दिया था कि वो मेंटली अपसेट है, उससे गुस्से में कुछ हो जाता है। और कोई भी परिवार इस चीज़ को लेकर कंसर्न नहीं था। वो बल्कि उसकी केयर करते थे, करनी भी चाहिए, लेकिन वो केयर हो नहीं रही थी, वो केयर करवाई जा रही थी। अब इसी बात का फ़ायदा उठाते उठाते एक दिन रजनी अपनी रसोई में काम कर रही थी और दीक्षा धीरे धीरे उसके पीछे जाती है चाकू लेकर। जैसे ही उस पर वार करने लगती है, साक्षी देख लेती है और वो ऊंची चीख लगाती है कि दीक्षा क्या कर रही है ये। और ये रजनी पीछे मुड़ के देखती है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दीक्षा को बोलने की किसी में हिम्मत थी नहीं, बल्कि उल्टा रजनी को ही समझाया गया कि अरे इसकी समस्या है, इसको दिक्कत है, अरे गलती से कर दिया, ये कर दिया। लेकिन रजनी कह रही थी मेरी जान जा सकती थी। शायद उसकी जान की किसी को परवाह थी ही नहीं, और अगर थी भी तो कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा दी गई थी कि कोई परवाह करना चाहता ही नहीं था। ना ही सिर्फ उसकी सास, उसका देवर, उसकी ननद जिसके साथ तो उनकी दोस्ती थी, बल्कि उनके पति भी, उनको तो कोई परवाह नहीं करते थे। वो कभी कभी अपने बिजनेस की ट्रिप पे जाते थे। रजनी को रात को समस्या होती थी, लेकिन वो कोई परवाह नहीं करता था, बल्कि वो उल्टा गुस्से में कहते थे कि अब मैं रातों रात उठ के तो नहीं आ सकता, चुपचाप पेन किलर खा के सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। वो पति जो कुछ समय पहले, यानी कि दीक्षा की शादी होने से पहले उस पर मर मिटते थे। इतना बदलाव रजनी का ना शरीर सह पा रहा था, ना ही उसका दिमाग सह पा रहा था। खैर, समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, कुछ बातें क्लियर होती जा रही थी, और वहीं दीक्षा की आदतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एक बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। रजनी अपने कमरे में सो रही थी और उसके पति किसी बिजनेस ट्रिप पर गए थे। रजनी को पूरी तरीके से याद था, उसने कुंडा लगाया है अपने दरवाजे का, कुंडी लगाई है। रात को सोते समय रजनी को कुछ महसूस होता है कि कोई उसके बिल्कुल पास बड़बड़ा रहा है।
रजनी की आंखें खुलती हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसकी तो चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने उसकी देवरानी यानी कि दीक्षा थी, जिसने अपना मुंह बिल्कुल काले रंग का किया था, कोई जैसे पेंट किया हो, और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली हुई थी। जैसे ही रजनी की चीख निकलती है वो उसका गला दबाना शुरू कर देती है। वो उसका गला दबाई जा रही थी। रजनी की सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उसकी जो चीख थी कुछ समय बाद शायद उस पर गौर किया जाता है उसकी सास के द्वारा, राजन के द्वारा और साक्षी के द्वारा। जैसे ही वो उसके कमरे में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि रजनी बेड पर पड़ी है और वो तकरीबन तकरीबन निढाल हो चुकी है। पानी वगैरह पिलाया जाता है, होश पे लाया जाता है, तो रजनी कहती है कि दीक्षा ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरी आंखें खुली, मैं देखा वो गला दबा रही थी, उसने काले रंग का कुछ लगाया हुआ था अपने मुंह पर। अब क्या ये बात कोई मानता है? राजन कहता था हो ही नहीं सकता, वो तो मेरे बिल्कुल साथ सो रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी ओर उसकी सास भी ये मानने को तैयार नहीं थी, ना साक्षी मानने को तैयार थी कि ऐसा थोड़ा जानलेवा हो सकता है। लेकिन वहीं दीक्षा खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, और जैसे ही उसकी तरफ ध्यान जाता है सबका, वो रोने की एक्टिंग करने लग पड़ती है, जैसे उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। खैर, साक्षी कहती है कि भाभी मैं आपके साथ लेट जाती हूँ, आपको कोई बुरा सपना आया होगा। ये कहते हुए बाकी तीनों जने बाहर निकलने पड़ते हैं, और रजनी की नजर जाती है दीक्षा के कान की साइड पे, जहां पर अभी भी कुछ काला काला लगा हुआ था। लेकिन दीक्षा उस समय चुप रहना ही सही समझती है। अब उसे लग रहा था कि जो बात है वो हाथ से निकल चुकी है, उसकी यहाँ पर सुनी नहीं जाएगी। और तो और कुछ दिन बाद पता लगता है कि दीक्षा प्रेग्नेंट है। तब उसकी सास का सारा ध्यान दीक्षा की तरफ चले जाता है, लेकिन रजनी भी कोई कसर नहीं छोड़ती, वो भी दीक्षा की पूरी केयर करती है। और जब दीक्षा की डिलीवरी होने लगती है, दीक्षा एक बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उसका लड़का होगा। सभी कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लड़का लड़कियां बराबर होती हैं, अगर लड़की हुई तो वो भी लक्ष्मी आएगी, नहीं। लेकिन दीक्षा कहती है कि मेरा होगा तो सिर्फ लड़का ही होगा, मुझे पता है। लेकिन जब डिलीवरी होती है तो बिल्कुल इसके उल्ट होता है। उसकी लड़की होती है, दीक्षा उसको अपनाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि ये मेरी बच्ची है नहीं, इसको किसी ने बटा दिया है, चेंज करा दिया है, ऐसा वैसा जो भी है। लेकिन जैसे तैसे उसकी माँ और उसकी नानी भी उसको समझा बुझाकर घर में ले आती हैं। लेकिन दीक्षा से उसकी बेटी को माँ का प्यार नहीं मिला, उसको माँ का प्यार मिला रजनी से। अब ज़्यादा समय रजनी उसको पालती थी, वो खुश भी थी क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, और दीक्षा तो उसको अपनी औलाद समझती नहीं थी। इसलिए रजनी और उसकी सास ये दोनों मिलकर उसको संभालती थी। ये बात दीक्षा से बर्दाश्त ना हुई कि उसकी सास और रजनी फिर से करीब आ रही है, तो फिर से गेम होनी शुरू हुई और उसने सास को फिर से दोबारा से भड़काना शुरू कर दिया। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि ये डिसाइड किया गया कि कुछ समय, साल 2 साल, रजनी अपने पति के साथ अलग रहेंगी। सेम शहर होगा लेकिन अलग अपार्टमेंट लेकर रहेंगे। पति भी ये बात मान गए क्योंकि रजनी की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी और घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब ये बात में कुछ 4-5 महीने बीतते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी खुश थे। इस दौरान कंसीव करने की भी कोशिश होती है, लेकिन फिर से नहीं हो पाता मेडिकली। तो लेकिन खुश थे कि चलो हम तो कम से कम खुश है, घर का माहौल भी ठीक होना शुरू हुआ है। लेकिन एक बार रजनी के पति का बर्थडे था, तो सिर्फ और सिर्फ दीक्षा और उसका पति और बच्ची है। उस दिन के बाद से फिर से घर में कला कलेश होने लग पड़ा। रजनी को वो घर छोड़कर अपने घर में आना पड़ा। इस बार फिर से किसी को दिखाया गया, और जब पता लगा वो लगा कि दीक्षा जो है वो आपको एक लड़की नजर आती है, लेकिन वो डायन है। इतनी खूंखार डायन है कि वो इस घर को छोड़ेगी नहीं। या तो सब उससे पल्ला छुड़ा ले, नहीं तो वो एक एक करके सबको मारेगी। ये बात रजनी को तो समझ आ सकती थी, लेकिन क्या रजनी किसी को समझा सकती थी? नहीं। तो फिर एक चीज कही गई, एक छोटा सा टोटका करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि आप 40 दिन घर की छत पर दिया जलाएं। रजनी को कहा गया, जो इनका मेन घर है, आप जाएं वहां पर, 40 दिन घर की छत पर दिया जलाएं। 40 दिन के बाद इसका प्रभाव खत्म होना शुरू होगा, और जिसने जो भी काला जादू किया है वो सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाएगा। उस
जो तेल था उसमें कुछ उन्होंने अभिमंत्रित किया था, लेकिन अगर ये एक दिन भी टूटा तो फिर दोबारा से नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब पहले दिन तो दिया जल जाता है, लेकिन दूसरे दिन जब वो दिया जलाने जाती है रजनी, वो क्या देखती है कि सीढ़ियों के बिल्कुल पास ही रजनी का कमरा था, उसके बेड पर दीक्षा बैठी है, उसके बाल खिलरे हुए हैं और वो उसकी तरफ देखकर बड़े अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। आज दीक्षा सच में डायन लग रही थी रजनी को, लेकिन उसको याद आता है कि मैं डरूंगी नहीं। वो फिर से सीढ़ियों की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो छत की तरफ जाके देखती है तो उसके होश उड़े रह जाते हैं। छत पर एक मिट्टी की संरचना बनी हुई थी, जैसे कवर होती है। फिर भी रजनी अपने आप को संभालती, क्योंकि उसी जगह पर दिया जलाना था, जगह नहीं बदलनी थी। जैसे ही वो कबर पर दिया रख के जलाने लगती है, वैसे ही एक हाथ निकलता कबर से, बेहद बेहद बुरी हालत में दीक्षा। यहाँ रजनी की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो भागती है नीचे। वो दिया उस दिन जल नहीं पाता, दूसरे ही दिन वो टूट जाता है। इसके बाद जो होता है उसके बारे में कभी भी रजनी ने एक्सपेक्ट किया नहीं होगा। 4 दिन बाद रजनी के पति उसको कहते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए। रजनी हक्के बक्के रह जाती है कि क्या हो गया ऐसा। वो मानने को तैयार नहीं था। वो कहता था जो प्रॉपर्टी लेकर जानी है, अरे मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकता। जब उन तांत्रिक को दोबारा कहा जाता तो वो साफ तौर पर कह देते हैं, मैंने कहा था कि ये टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटा तो दोबारा नहीं हो पाएगा। ये भी था, और उसके बाद फिर समस्याएं बढ़ेंगी, अचानक से विकराल रूप लेंगी। खैर, अब बहुत समझाने की कोशिश की गई, लेकिन रजनी की सास, उसका देवर और उसकी ननद कोई साथ नहीं दे रही थी। इस दौरान वैसे उसकी ननद की शादी भी हो चुकी थी, तो अब वो उसका कोई इतना इंटरफेरेंस था नहीं। अब रजनी ने सोचा कि ठीक, अब इनकी भी क्या गलती, इन पर तो काले जादू का साया छाया हुआ है। फिलहाल के लिए जो ये कह रहे हैं मैं कर लेती हूँ और यहाँ से निकलती हूँ। जब समय कुछ ठीक होगा उसके बाद शायद माहौल बदलेगा, हालात बदलेंगे तो दोबारा से मिलना होगा। लेकिन शायद ये रजनी की गलतफहमी थी। रजनी के डिवोर्स लेने के बाद 7 महीने बाद खबर मिलती है कि रजनी की सास, एक्स सास, जिसे रजनी अभी भी सास ही मानती थी, वो इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मौत का कारण अगर नेचुरल होता तो माना जाता कि शायद एक नेचुरल डेथ है, लेकिन उन्होंने अपने कमरे में फंदे से लटक के जान दे दी। किसी भी हालत में ये माना नहीं जा सकता था, क्योंकि वो एक काफ़ी बहादुर महिला थी। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल किया कि वो शहर की जाने माने हस्तियों में अपना नाम दर्ज कर सके पैसे के मामले में। खैर, जैसे तैसे ये समय बीता। 2 महीने बाद फिर खबर आई कि राजन, यानी कि उनका देवर, उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब घर में बचे थे दीक्षा और रजनी के पति। जैसे ही राजन की मौत होती है, दीक्षा तो वापस चली जाती है और साथ के साथ केस कर देती है, किस पर? रजनी के पति पर, प्रॉपर्टी के लिए। किसकी? राजन की। और जितना भी था वो सारी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर देती है। अभी इस बात को 3 महीने निकले थे, खबर सुनने में आती है कि दीक्षा के पति ने भी फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। एक खुशियों से भरा हुआ घर, जहां पर किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी, तो वो सूली चढ़ गया, वो भेंट चढ़ गया, या यूँ कह सकते हैं कि वो बलि चढ़ गया एक डायन की। एक डायन जो दिखने में तो खूबसूरत थी, एक डायन जिसको देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक डायन जो उस घर में बड़े गाजे बाजे के साथ एक दुल्हन के रूप में लेकर आई गई, लेकिन वो धीरे धीरे उस घर से अर्थियां उठवा कर लेकर गई, सारे के सारे परिवार की। रजनी आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया।
चाहे ये सच में काला जादू था या सिर्फ एक मनहूसियत थी या सिर्फ एक एक किसी व्यक्ति की जिद थी घर को बर्बाद करने की। लेकिन शायद इस आग से या इस बददुआओं से वो डायन भी नहीं बच पाए, क्योंकि इन सब इंसिडेंट्स के कुछ ही समय बाद पहले उसकी माँ मरी। रात को चोर ने चोरी करने की कोशिश की, उसकी माँ ने रोकने की कोशिश की, उसने चाकू मार के उसकी माँ की हत्या कर दी। और कुछ समय बाद उस डायन का सर एक सड़क के किनारे मिला। किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा, यह नहीं पता, धड़ आज तक नहीं मिला। उसने घर को तो बर्बाद किया लेकिन खुद भी बर्बाद होने से बच नहीं पाई। आखिर में वो सारी प्रॉपर्टी साक्षी को मिली, लेकिन साक्षी की आंखें शायद खुल चुकी थी और वो आज भी रजनी से मिलती है। वो उसकी एक्स भाभी नहीं, वो उसकी भाभी है। उसको वैसे ही पूरा सम्मान देती है और कहीं ना कहीं एक छोटी सी नाराजगी भी उसके मन में है कि भाभी, काश आपने और मम्मी ने उस दिन ना सोचा होता दीक्षा के बारे में। मेरी एक नहीं चली, शायद मैं भी ये सोचने लगी कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है, लेकिन जो मैं सोच रही थी वो ही ठीक निकला। उस डायन ने सारे का सारा घर ले लिया। ना हमारे भाई बचे, ना माँ बची, ना आप जिंदा तो हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आप जिंदा लाश हैं, जैसे मैं हूँ। रिश्तों का काम है, सोच समझ के करना चाहिए। जल्दबाजी बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। उम्मीद करता हूँ आज के किस्से से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको अच्छा लगा होगा, सुनने का मजा आएगा, नहीं। ये उम्मीद करता हूँ कि आज के किस्से से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा जीवन में हर कदम ध्यान से चलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।